हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 6 सितंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग. In case you find my videos helpful, please hit the like button as this would enable my channel to get a reach, and you can also subscribe to my channel if you haven't done that. Okay, so as far as today's video is concerned, I will first be covering all the news articles and then would move on to the editorials left, both of the Hindu and the Indian Express. So let's get started. ओके तो जो पहला आर्टिकल है द हिंदू का, उसकी हेडलाइन ये कहती है तीस्ता डिले होल्डिंग अप हिल्सा फिश सप्लाई टू इंडिया। आपको पता है पीएम शेख हसीना जी बांग्लादेश की, वो हमारे यहाँ पे एक टूर पे आई हैं, एक विजिट पे आई हैं दिल्ली में। तो उन्होंने काफ़ी प्लेफुली अपने क्रिटिकल रिमार्क्स रखे हैं इंडिया गवर्नमेंट के खिलाफ। उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है कि 2011 से लेके अभी तक तीस्ता वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। काफ़ी डिफरेंसेस हैं। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी बहुत बार वीटो कर देती हैं इस अग्रीमेंट पे। तो उनका ये कहना है कोई बात नहीं, आप हमें पानी मत दीजिए इनफ, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको हिल्सा फिश नहीं देंगे। हिल्सा फिश के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आप जानते भी होंगे, अगर आप एक फिश लवर हैं तो आप खाते भी होंगे, क्योंकि बहुत ही कॉमन डेलिकेसी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो स्पेशली कोस्टल एरियाज में तो लोग ऑलमोस्ट हर रोज खाते हैं अपने मील्स में। तो फिर उनका ये कहना है कोई बात नहीं, आप हमें मत दीजिए पानी, हम आपको हिल्सा फिश नहीं देंगे। तो लेकिन उन्होंने बोला है कि कोई बात नहीं, आई प्रॉमिस आई विल बी एबल टू सप्लाई हिल्सा बाय द अपकमिंग पूजा सीजन इन अक्टूबर। देखिए अक्टूबर बहुत ही सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगी कैसे, अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ब्रीफली। वैसे मैं आपको बहुत बार पहले भी समझा चुकी हूँ तीस्ता रिवर वाटिंग इशू, तो उसके लिए लेकिन हमें एक ब्रीफ बैकग्राउंड तो अभी भी देना पड़ेगा। और इन्होंने ये देखिए, जो हमारे दोनों कंट्रीज के बीच में जो वाटर शेयरिंग का इशू है वो इतना प्रोमिनेंट है, मतलब चाहे तीस्ता हो चाहे और भी रिवर्स जो हम शेयर करते हैं, कि जब बांग्लादेश हाई कमीशन ने एक डिनर होस्ट किया, मतलब हमारे यहाँ के मिनिस्टर्स के लिए, डिप्लोमेट्स के लिए, मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए दिल्ली में, तो उन्होंने हर डिनर टेबल को एक बांग्लादेशी रिवर के ऊपर नेम किया, जैसे तीस्ता, मेघना, पद्मा, खोवल, कुशियारी। तो जिससे ये पता चलता है कि वो काफी समय से वेट कर रहे हैं कि हम दोनों के बीच में, हम दोनों कंट्रीज के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हो, ताकि दोनों कंट्रीज का लाइवलीहुड जो इतने टाइम से हिट हो रहा है वो एक स्टेबिलिटी ले आए उसको। तो देखिए अब हमें सबसे पहले तो देखना है कि तीस्ता रिवर वाटर अग्रीमेंट पे इन्होंने क्रिटिकल रिमार्क्स क्यों दिए हैं। देखिए तीस्ता रिवर आपको पता है जो सिक्किम के सोलामो लेक, वो ऐसी लेक है जो 5330 मीटर्स पे स्थित है, इसका ऑल्टीट्यूड इतना ऊंचा है, वहां से गिरती हुई आती है इंडिया में फ्लो होते होते, उसे गिरना होता है फाइनली बे ऑफ बंगाल में, लेकिन वो ट्रेवल करती है अपने रास्ते में बांग्लादेश से भी। तो तीस्ता जो रिवर है इसीलिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में शेयर होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस रिवर, ये इतना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों है तीस्ता रिवर के बारे में, क्या हम बार बार पढ़ते रहते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि इसका जो मीन एनुअल फ्लो है इस रिवर का वो है 60 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। ओके, मीन एनुअल फ्लो जो है इस रिवर का वो 60 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है, और इसका सिग्निफिकेंट अमाउंट इस 60 बिलियन क्यूबिक मीटर्स का फ्लो हो जाता है मॉनसून सीजन में, यानी कि जून से सितंबर के बीच में इसका मैक्सिमम प्रोपोर्शन जो फ्लो होता है तब मेंटेन होता है। तो फिर बात आती है लीन सीजन की, यानी कि अक्टूबर से मई तक के जो टाइम होता है, काफी दिक्कत आती है ऑब्वियसली, जब पानी का इतना फ्लो है ही नहीं तो फिश कैच कम हो जाता है, जो फिशरमैन है उनका जो लाइवलीहुड है वो हिट होना शुरू हो जाता है। तो जो अक्टूबर से मई है उसमें फ्लो इज ओनली 500 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पर मंथ, विच इज नेग्लिजिबल अगर हम मॉनसून सीजन से कंपेयर करें तो। अब देखिए पूरा जो मुद्दा है दोनों कंट्रीज के बीच में वो इस लीन सीजन को ही लेकर है। बांग्लादेश ये चाहता है कि दिसंबर से मार्च के महीने में बांग्लादेश को 50% ऑफ वाटर सप्लाई मिले, और लेकिन इंडिया यानी कि स्पेशली वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ये कहती हैं कि इंडिया क्लेम करता है, हम क्लेम करते हैं 55% ऑफ द वाटर शेयर, हमें 55% मिले और उनको 45% मिले। अब देखिए जो ममता बनर्जी है उनका ये कहना है वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है,
राइट। वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो आप मेरे बिना तो इस डील में बढ़ ही नहीं सकते आगे, तो बात खत्म। तो इसीलिए वो कहती हैं कि मुझे भी यहाँ के फिशरमैन की मतलब वो करनी है, मैं आई एम द कस्टोडियन ऑफ देयर इंटरेस्ट, राइट, आई कैन नॉट लेट दिस हैपन। तो अब हम बात करते हैं हिल्सा फिश की। बहुत ही ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ। हिल्सा फिश यानी कि अगर आप इसे इलिश कहते हैं, कई लोग इसे बंगाली में इलिश भी कहते हैं, इलिशी भी कहते हैं। तो जो हिल्सा फिश है वो एक ऐसी स्पीशीज ऑफ फिश है विच इज एक्चुअली रिलेटेड टू द हेरिंग, HERRING। देखिए हेरिंग आप टर्म बहुत बार फिश के उसमें सुनेंगे कॉन्टेक्स्ट में। क्यों सुनेंगे? क्योंकि हेरिंग में वो स्पीशीज ऑफ फिश इंक्लूड होती हैं जो स्कूल में रहती हैं या फिर शोल में रहती हैं। अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो हमने अपने चाइल्डहुड टाइम्स में ये जो वर्ड्स सुने हैं, तो हम उसको ग्रुप या बंच ऑफ फिश जब इकट्ठे चलती हैं तो उसे हम शोल या स्कूल कहते हैं। तो जो जो फिश होती हैं वो स्कूल में रहती हैं, शैलो वाटर्स में रहती हैं, कोस्ट के पास झुंड में इकट्ठी मिल जाती हैं, जिनका कैच करना इजी हो जाता है, उनको हम हेरिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये एक हेरिंग कैटेगरी की फिश है और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत ही सॉट आफ्टर फूड फिश है। और अब बात आई बांग्लादेश की, तो आप यू विल बी अमेज्ड कि जो बांग्लादेश है उनकी नेशनल फिश ही हिल्सा है। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल की भी जो स्टेट फिश है वो हिल्सा है। और बांग्लादेश का जो सबसे फेमस हिल्सा फिश जो है वो चांदपुर से आती है, यानी कि बांग्लादेश के चांदपुर से आती है। और जो हिल्सा फिश है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 12% ऑफ द टोटल फिश प्रोडक्शन and about 1.15% of GDP in Bangladesh. So you can, actually get an idea about the kind of significance Hilsa fish carries in Bangladesh's economy, right? तो यही चीज मुझे आपको बतानी थी। Okay, SC asked if hijab can be allowed to school. Okay, now this is an old issue, old in the sense क्योंकि ये पिछले साल से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसी पिटिशन, काफ़ी पिटिशन डली हुई है वैसे तो, हिजाब के मुद्दे से रिलेटेड कि उसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कैरी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को जब वो ये पिटिशन पढ़ रहे थे, तो उन्होंने ऐसा एक क्वेश्चन, देखिए जब सुप्रीम कोर्ट अपना केस देख रही होती है वो क्वेश्चंस भी फ्रेम कर देती है, बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं कि आपको क्या लगता है ये सही है ये गलत है। तो वैसे ही उन्होंने इसको हियरिंग को करते करते एक क्वेश्चन पूछा, एक ब्रॉडर क्वेश्चन पूछा कि क्या एक स्टूडेंट अपना जो प्राइवेट रिलीजन है उसको, एक्सरसाइज तो चलिए आप कर सकते हैं, प्राइवेट में आप एक्सरसाइज करिए, पब्लिकली भी एक्सरसाइज करिए, लेकिन क्या आप स्कूल में पहन के जा सकते हैं? क्या ये ड्रेस कोड को वायलेट नहीं करता कि आप हिजाब स्कूल में पहन के जाएं? ठीक है, तो अगर हम ये स्टेटमेंट पढ़ें जो जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धुलिया जी ने बोली है, उनका ये कहना है यू मे हैव अ राइट टू वेयर अ हिजाब बट कैन यू वेयर दैट राइट टू स्कूल? क्या वो राइट जो आपको मिला हुआ है वो आप स्कूल तक भी लेके जा सकते हैं? ये हमारा एक ब्रॉडर क्वेश्चन है। आपको पता है ये सारा मुद्दा कर्नाटका से शुरू हुआ था। कर्नाटका में आपको पता है कि दे हैव काइंड ऑफ प्रोहिबिटेड एंट्री इनटू द क्लासरूम्स फॉर वेयरिंग हिजाब। बहुत ही बड़ा इशू बन गया था, कई लोगों ने ऑब्वियसली एलिगेशन लगाई थी कि इट इज़ एन इलेक्टोरल इशू, मतलब ये पब्लिसिटी वो है गवर्नमेंट के द्वारा, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। तो इनका ये कहना है जो पिटिशन डली गई है, उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट के डिसीजन को, ऑब्वियसली कर्नाटका के हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, उन्होंने ये कहा था कि वेयरिंग हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। ठीक है, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि प्रैक्टिस एसेंशियल हो सकती है या फिर एसेंशियल नहीं भी हो सकती, लेकिन क्वेश्चन ये डिसाइड करना नहीं है कि हिजाब पहनना एक रिलीजन का एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है। क्वेश्चन ये है कि एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में क्या आप रिलीजियस प्रैक्टिस को कैरी ऑन कर सकते हैं, वहाँ भी अपनी रिलीजियस फ्रीडम के राइट को कैरी कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि जो हमारा प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो तो हमें एक सेक्युलर कंट्री बताता है। वेल आई थिंक खैर मेरे ओपिनियंस क्या है इस पे ये मैटर नहीं करते, पर अगर हम देखें तो ये अभी जो इशू है कोर्ट ने एडजर्न कर दिया है, वेंसडे को ये दोबारा उठाया जाएगा, तो हम तब तक का वेट करेंगे। पर तब तक अभी जो इनके एडवोकेट ने कहा है, जो पिटिशनर हैं उनके एडवोकेट ने भी काफ़ी रीजनेबल अपना आर्ग्यूमेंट रखा है। इनफैक्ट रीजनेबल क्या, ये खुद में एक कॉन्ट्रोवर्सी बन चुकी है। आई वाज जस्ट रीडिंग दिस मॉर्निंग अबाउट दिस, तो काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं ट्विटर पे। सो
ओके तो उन एडवोकेट का ये कहना है यस देयर इज अ ड्रेस कोड बट कांट आई वेयर अ हिजाब इन एडिशन टू दैट ड्रेस कोड। हम ड्रेस तो पहन रहे हैं, यूनिफॉर्म तो स्कूल में पहन के ही जाता है ना बच्चा, बस उसके साथ में उसी कलर का हिजाब पहना होता है लड़कियों ने, तो इसमें दिक्कत क्या है, इनका ये कहना है। ठीक है, तो और इनफैक्ट एडवोकेट ने डायरेक्टली पर्सनल होके कोर्ट पे मतलब हिंट कर दिया। जैसे उन्होंने ये कहा देखिए मैंने तो इसी कोर्ट में जजेस को देखा है कि वो अपने माथे पे तिलक लगा के आते हैं, तो जो ऑब्वियसली वैष्णविज्म को वो करता है, सिंबल करता है। और मैंने इसी कोर्ट में ही देखा है कि बहुत सारे जजेस जो हैं वो पगड़ी पहनते हैं। तो मतलब अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस में ये सब अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए आ सकते हो तो फिर वो स्कूल क्यों नहीं जा सकते? आप बस इतनी सी बात बताओ। सो लेट्स सी व्हाट एक्चुअली वुड कम अप आउट ऑफ दिस इशू, बिकॉज दिस हैज एक्चुअली बिकम काइंड ऑफ अ वेरी contentious issue from a very long time though. ओके जैसा कि मैंने आपको ट्रस्ट वोट का, फ्लोर टेस्ट का पूरा प्रोसीजर समझाया था, अगर आप अभी भी उस वीडियो को नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो अब फाइनली हेमंत सोरेन जी ट्रस्ट वोट जीत गए हैं, और आपको ये बात तो अभी तक पता चल ही गई होगी न्यूज़ चैनल्स से। Now this is something very important and I would want to discuss something else as well in addition to this article. ट्रस्ट विंस कंजर्वेटिव रेस टू बी यूके's नेक्स्ट पीएम। आपको पता है ऋषि सुनक जी, जो आपको पता है सुधा मूर्ति जी और नारायण मूर्ति जी के शायद सन लॉ है, वो और इनके बीच में फाइनल रेस अभी बची थी। ये दोनों ही कंजर्वेटिव पार्टी को बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक लेबर पार्टी है और दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी, नहीं, दोनों का इंट्रा पार्टी कॉन्टेस्ट हुआ। वैसे इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है, जिससे एक्चुअल में पूरी कंट्री में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की जा सकती है। अगर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ही नहीं हो रहे, एक ही इंसान है जो हर बारी प्रेसिडेंशियल कॉन्टेस्ट लड़ेगा या फिर प्राइम मिनिस्टीरियल कॉन्टेस्ट लड़ेगा, अंदर कोई डिसीजन ही नहीं लिया जाता कि इनको बदलना है या नहीं बदलना, वो अथॉरिटेरियनशिप बन जाती है। फिर वही अथॉरिटेरियन माइंडसेट फिर आप कंट्री के लेवल पे भी अप्लाई करना शुरू कर देते हो। सो दिस इज समथिंग वी शुड एक्चुअली लर्न। यहाँ पे इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस है, मैं कहूँगी यहाँ पे जो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी है वो किसी भी पार्टी की, ऐसा कोई पार्टी इस चीज से नहीं बची हुई, यहाँ पे इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। ऐसा क्यों है पता नहीं, पर यहाँ पे भी काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, जो हम यूएसए या फिर यूके से सीख सकते हैं। आपने अगर बाइडेन का भी लास्ट ईयर में फॉलो किया होगा, उनका भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस काफ़ी ज़ोरों शोरों से चला था, इफ़ यू रिमेंबर। जैसे सैंडर्स जी थे, उनके और बाइडेन के बीच में था काफ़ी। सो लेट्स लुक एट दिस। और क्या क्या यहाँ पे लिखा है कि यूके की ये जो कॉन्जर्वेटिव पार्टी की मेंबर हैं, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि एक ब्यूरोक्रेट भी रह चुकी हैं, लिज ट्रस। नाउ शी इज सेट टू बिकम कंट्रीज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड ऑफ कोर्स द लीडर ऑफ द पार्टी एज वेल। इनके में यही होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ही और शी बिकम्स द लीडर ऑफ द पार्टी एज वेल। Okay, now she will become 56th prime minister of the country and third woman to hold the position. Okay, now obviously ये क्वीन एलिजाबेथ के पास जाएंगी, एक गैदरिंग होगी वहाँ पे, एंड देन क्वीन एलिजाबेथ उनको इनवाइट करेंगी कि आप एक नई सरकार बनाएंगे। यही आपको पता है ना, अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमारे उसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में और यूके की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। लेकिन उससे पहले कर्सरी रीडिंग अगर कुछ बच गया है तो देखिए, हमें एक और चीज इस चीज से समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि बोरिस जॉनसन वाज आल्सो अ कंजर्वेटिव मेंबर ओनली, तो एंड ही वाज अ फ्रेंड ऑफ लिज। तो उन्होंने मतलब उनको भी थैंक करते हुए कहा है, बोरिस यू गॉट ब्रेक्सिट डन, यू क्रश्ड फॉर्मर लेबर पार्टी लीडर जेरेमी कॉर्बिन, you rolled out the vaccine and you stood up to Vladimir Putin, you are admired from Kiev to Karlisl। देखिए ऑब्वियसली इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, ब्रेग्जिट भी उन्होंने बोरिस जॉनसन ने तदबील करने में हेल्प की, और जेरेमी कॉर्बिन यानी कि जो लेबर पार्टी लीडर थे उनको भी क्रश किया, उनकी जो ऑपोजिशन थी उनको भी। और वैक्सीन रोल आउट ऑब्वियसली सब आपको पता है कि जो हम तहसीन पूनावाला यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो तहसीन पूनावाला नहीं, आई डू नॉट रिमेंबर, सम पूनावाला एक्चुअली, वो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो हेड है, वो उन्होंने यूके से ही तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके हमें वैक्सीन और कोविशील्ड, यहाँ पे कोविशील्ड वहीं से तो आई है ना। तो ऑब्वियसली उन्होंने वैक्सीन प्रोवाइड की, और व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट काफ़ी ही ये लोग साथ में यूएस यूके खड़े रहे हैं आज तक। तो उन्होंने कहा यू आर स्टिल एडमायर्ड। ओके,
और यही इन्होंने बात कही है और इन्होंने काफ़ी प्रोमिसेस दिए हैं कि मैं टैक्सेस कट करूंगी और नेशनल हेल्थ सर्विस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूंगी और ग्रोथ डिलीवर करूंगी एंड स्टफ लाइक दैट। पर टैक्सेस कट करना इज समथिंग अगेन अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेप, क्योंकि अगर आप देखेंगे इकोनॉमी जो इस टाइम पे यूके की एकदम बर्बाद हो चुकी है, इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू स्टेप इन टू रिसेशन वेरी सून, क्योंकि इतनी ज़्यादा अगर आप उसमें भी फिर टैक्सेस भी कट कर दोगे तो फिर मतलब पता नहीं कैसे ही ये मैनेज कर पाएंगे, इस डिसीजन को कैसे ही हैंडल करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे चल रही है, क्योंकि जो एनर्जी बिल है वो काफ़ी बढ़ गया है। आपको पता है कि गैस सप्लाई कम हो गई है, विंटर्स भी आने वाली है, सो एंड फूड प्राइसेस आर ऑल्सो वेरी हाई, सो लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट। Okay, now before moving ahead, I wanted to discuss something else with you. Difference in both kinds of parliamentary system of government in India versus British. ठीक है, तो अगर हम देखें कि अगर मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि Liz Truss would go to Queen Elizabeth and Queen Elizabeth II would actually invite her to form a new government, which signifies that British people have actually got a monarchical system, है ना, क्योंकि क्वीन को वो अभी भी हेड ऑफ द स्टेट मानते हैं। लेकिन इंडिया की, मैं पॉइंट नंबर 1 बता रही हूँ, अगर हम इंडिया की बात करें तो हम फॉलो करते हैं एक रिपब्लिकन सिस्टम को। हम मोनार्किकल सिस्टम की जगह रिपब्लिकन सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो आपको पता है अगर आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें रिपब्लिक का मतलब ये है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है इंडिया के, यानी कि प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड होते हैं। अगर आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे, इलेक्टेड मतलब है इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन आपको ये पता है कि पीपल ऑफ इंडिया तो वोट नहीं करते प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, आप लोग तो वोट नहीं करते। तो ये एक इनडायरेक्टली आप पीपल का ही से कह सकते हैं जो प्रेसिडेंट को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें सारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं। आपको पता है कि स्टेट लेवल के भी और दोनों ही हाउसेस के भी। तो मतलब जब और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ऑब्वियसली वो भी तो वॉइस ऑफ द पीपल ही है ना, तो वॉइस ऑफ द पीपल इलेक्ट द वॉइस ऑफ द पीपल एंड देन वी गेट प्रेसिडेंट, है ना। तो मतलब द स्टेट ऑफ द हेड हैज टू बी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। और अगर हम हेड ऑफ द स्टेट ब्रिटेन की बात करें तो फिर आपको पता है कि क्वीन या किंग के पास एक हेरिडिटरी पोजीशन है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश सिस्टम जो है इट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। क्या आप समझते हैं इसका मतलब क्या है? मतलब पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन ब्रिटेन। मतलब इसका ये है कि पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेचर ने कोई भी लॉ बनाया उसको सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकती। लेकिन इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है। फंडामेंटल राइट्स को बचाना हमारी जुडिशरी का काम है। वहां पे ऐसा नहीं हो सकता, वहां पे लॉ इज एक्चुअली लॉ, इट इज द वर्ड ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी विजडम को, लेजिस्लेटर्स की विजडम को क्वेश्चन किया जा सके। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ब्रिटेन की बात करें, जो प्राइम मिनिस्टर है ही और शी शुड बी अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस, यानी कि द हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर है आपको पता है वो किसी भी हाउस से आ सकते हैं। अगर आपको पता है मिस्टर मोदी इज अ लीडर फ्रॉम और एन एमपी फ्रॉम लोअर हाउस, है ना, लेकिन लोकसभा यानी कि। लेकिन अगर आप पीएम मनमोहन सिंह जी की बात करें तो पीएम मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के मेंबर थे। आई थिंक यू नो दैट। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में वहां पे एक सिस्टम है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर मतलब कोई भी जब कोई भी एक ऑफिशियल एक्ट है या फिर कोई लॉ है, जिसने भी उसको प्रपोज किया है, तो वो मिनिस्टर उस पर काउंटर साइन करता है। एक तरह से वो उसका गारंटी लेता है उस लॉ की। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लेजिस्लेटर्स की या फिर मिनिस्टर्स की, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज शैडो कैबिनेट। मतलब मुझे लगता है शैडो कैबिनेट हमें सच में अडॉप्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है, कुछ शैडो कैबिनेट एग्जैक्टली हम कॉपी ना कर लें, कुछ इस तरह की बातें हम सोचना शुरू करें। क्योंकि शैडो कैबिनेट क्या होता है, ये एक यूनिक इंस्टीट्यूशन होता है। मतलब आप एग्जाम्पल लीजिए कि जो भी सरकार बना रहे हैं, जैसे आप अगर अभी हम देखें कि सेंट्रल लेवल पे बीजेपी की सरकार है, राइट, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। फिर अगर हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या फिर हाईवेज के मिनिस्टर देखें तो नितिन गडकरी जी, वैसे ही हेल्थ मिनिस्टर देखिए तो मनसुख मांडविया जी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं। तो अगर कांग्रेस कहती है कि नहीं आप हमें जिताइए,
है ना, आप हमें जिताइए, हम एक बेटर फोर्स प्रोवाइड करेंगे इंडिया के लिए, ये वो जो भी वो बोलती है। तो कांग्रेस एक शैडो कैबिनेट तैयार करे, मतलब सबसे पहले तो वो बताएं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ये होंगे, ठीक है, फिर उसके बाद वो साथ में वही जो है, मतलब पार्लियामेंट में जो काम कर रहे हैं आपस में मिलके, वो एक दूसरे से काम सीखते भी रहते हैं, दैट वे इट बिकम्स ईजी, वहां पे उनको नया काम आके सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर वो बता दें कि ठीक है नितिन गडकरी जी आपके वो हैं, अगर हम पावर में आते हैं तो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ये बनेंगे, फिर अगर कांग्रेस कहते हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर ये बनेंगे, तो इसलिए लोगों के दिमाग में भी एक ऑल्टरनेटिव बेटर ऑलरेडी सेट होता है, उनके दिमाग में ये चीज क्लियर है कि अगर हम कांग्रेस को वोट करते हैं तो ये लोग आएंगे, और हाँ एक अच्छा ऑप्शन है ये। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। पाकिस्तान टेक्स बॉडी ऑफ इन्फिल्ट्रेटर। देखिए बहुत ही रेयर इंसिडेंस हुआ है, क्या हुआ है, पाकिस्तान ने कारगिल वॉर से, मतलब यानी कि 1999 से लेके अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि जितने भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीरीज जो इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, यानी कि वहां से ऐसे इलीगली आ जाते हैं कश्मीर में और किसी भी तरह का यहाँ पे कोई अटैक करते हैं, टेररिस्ट अटैक या कैसा भी, तो उनकी बॉडीज यानी कि जो उनकी डेड बॉडीज होती है वो पाकिस्तान क्लेम नहीं करता, रिसीव नहीं करता, वो तो कहते हैं हमने करवाया ही नहीं, हमने ऐसा कोई अटैक ही नहीं करवाया, तो हम क्लेम क्या करें बॉडी की, हम जानते नहीं है कौन, ये तो होंगे कोई, हमें क्या पता। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने मंडे को एक इन्फिल्ट्रेटर की बॉडी को एक्सेप्ट किया है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आए थे, और वो ही डाइड ऑन सैटरडे आफ्टर बीइंग एक्चुअली कैप्चर्ड अलाइव। उनको जो हमारी यहाँ की मिलिट्री है उन्होंने अलाइव ही यानी कि जिंदा ही कैप्चर किया था, लाइन ऑफ कंट्रोल इन रजौरी डिस्ट्रिक्ट इन ऑन अगस्त 21। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो देखिए क्या करने की कोशिश कर रहे थे, वो एक्चुअली सुसाइड अटैक कैरी आउट करने की कोशिश कर रहे थे, फिदाइन जिसे हम कहते हैं, लेकिन वो लॉन्च करते करते ही वो पकड़े गए और फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई एक हार्ट अटैक द्वारा। तो ये यहाँ पे लिखा है। Okay, SC to hear plea on stray dog menace. Now, this is a classic ethics case study, a classic ethics case study which I think you must prepare on. You should actually know. आप देखिए घिसे पिटे वही आप कभी सर्च करोगे इधर उधर से घिसे पिटे पॉइंट मिल जाएंगे. You should form a committee, then work on it, then take into consideration all the stakeholders. This is nonsense. This is rubbish completely. Please pardon me for this rebuke, but this is true. Why that monotony? Think about it. Think, just sit and think about an issue, form your own opinions. What do you think about it? Why don't you do that? ठीक है, अगर हम इसको डिस्कस करें, देखिए सुप्रीम कोर्ट इज नाउ गोइंग टू हियर अ प्ली ऑन स्ट्रे डॉग मिनेस, क्योंकि देखिए 2016 से अगर आप थोड़ा जनरली अवेयर हैं तो आपको पता है पहली बार 2016 में ये केस आया था जहाँ पे केरला में काफी डेथ्स अचानक से होने लगी थी, फिर केसेस फाइल होने लगे कि जो स्ट्रे डॉग्स गलियों में होते हैं वो बहुत ही डॉग बाइट्स बढ़ रही हैं, उनकी वजह से काफी डेथ होने लगी थी, वो किसी को भी काट जाते थे, और सच में इतना उस टाइम पे काफी ही बुरी सिचुएशन हो गई थी केरला में। तो मैं भी आपको थोड़ा सा एक कॉम्प्रहेंसिव आउटलुक देने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर आपके भी कोई व्यूज हैं इस टॉपिक पे आप प्लीज कमेंट करिए। आप कमेंट ही नहीं करते, मैं पूछती हूँ, पता नहीं आप कमेंट ही नहीं करते, तो आई कैन नॉट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट। पर मैं चाहूंगी कि आप कुछ सोचें, आप कुछ यूनिक सोचते हैं तो आप प्लीज बता सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अब सितंबर 9 को इस इशू को सुनेगी कि केरला गवर्नमेंट ने अभी तक क्या मेजर्स लिए हैं, जो हमने 2016 में उनको बोला था कि आप इस प्रॉब्लम को टैकल करिए जो स्ट्रे डॉग्स की वजह से स्टेट में हो रही है, स्पेशली केरला में ही बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। और ओरल मेंशनिंग करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि यूयू ललित जी ने कहा है कि जो स्कूल चिल्ड्रन है, डेली वेजर्स है, विमेन है, दे हैव टू बेयर द ब्रंट ऑफ द प्रॉब्लम्स, राइट। और एक 12-year-old विक्टिम है, now she is actually struggling for her life and Kerala has become dog's own country. ये जो एडवोकेट हैं जो केस लड़ रहे हैं उन्होंने कहा है। तो अब लॉयर ने पूछा है कोर्ट को कि आप प्लीज समन करिए लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट जो आपने कमेटी 2016 में बनवाई थी, कि क्या मतलब उनको क्या पता चला है कि क्या है ग्रेविटी ऑफ इंजरीज, या फिर व्हाट इज द एक्चुअल स्टेटस ऑफ द ट्रीटमेंट एंड फैसिलिटीज फॉर देम। आप यू विल बी अमेज्ड कि जो स्टेट है केरला उसमें 10 लाख स्ट्रे डॉग अटैक्स देख चुके हैं हम पिछले 5 साल में, विच इज ह्यूज। 10 लाख स्ट्रे डॉग अटैक्स, कितनों की जानें भी गई हैं, बहुत बुरी सिचुएशन हो जाती है। तो देखिए उस टाइम पे जब ये 2016 की आई रिमेम्बर जब ये बात होनी शुरू हुई थी तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया था, तो कलिंग ऑफ डॉग्स शुरू हो गया था, यानी कि डॉग्स को
आम लोगों ने ही पॉइजन देके मारना शुरू कर दिया था या फिर मरवाना शुरू कर दिया था प्राइवेट लेवल पे अपने। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी। तो फिर पीटा जो ऑर्गेनाइजेशन है, पीटा के जो मेंबर्स थे, उन्होंने कहा था कि यू कैन नॉट इन्फ्रिंज एनिमल राइट्स, यू डूइंग रॉन्ग, दिस इज ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग, कलिंग एन एनिमल इज रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। तो मतलब आप गलत कर रहे हैं और काफ़ी उस टाइम पे। लेकिन फिर पीटा की इस पिटिशन से पता है एक मुद्दा सामने आया था, वो ये था, और उस टाइम के सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी, चीफ जस्टिस ने भी, आई वेरी विविडली रिमेंबर, यही कहा था। लेकिन मिस्टर पीटा, आप बस मुझे ये बता दीजिए कि ठीक है, बहुत गलत है डॉग्स की जान लेना इस तरह से, पर आप कह रहे हैं इससे ये निकल के आता है कि जो लोगों की जान जा रही है, शायद लोगों की जान इतनी मतलब कीमती नहीं है, और डॉग्स की जान, देखिए कीमती सबकी लाइफ होती है, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं जो इतनी मौतें हो रही हैं, उस टाइम पे काफ़ी लोगों की डेथ हो रही थी। तो आपका मतलब ये है कि ठीक है, humans are like inferior species and they must die as they must, and that's okay, because but the animals shouldn't die because of whatsoever harm they are causing to people. तो ये काफ़ी बड़ा कंटेंशियस इशू हो गया था कि क्या एनिमल राइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करती हूँ, आप जो सोचें वो आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहली बात तो ऑब्वियसली इमीडिएट लेवल पे जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो स्टेरिलाइजेशन करवाएं डॉग्स का, हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करें कहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको जानने की कोशिश करिए। कोई रीज़न होगा डेफिनेटली। बिहेवियरल एक्टिविटीज़ देखिए, डॉग्स और वहाँ के लोकेलिटीज़ दोनों की ही, क्या ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से, क्या पता ह्यूमंस उनको टेम करते हो, क्या पता डॉग्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे वॉलेटाइल हो, क्या रीज़न है, दोनों के ही बिहेवियरल स्टडीज़ को कैरी आउट करिए, ठीक है। और ऑब्वियसली दूसरा तो इमीडिएट स्टेप यही है कि आप उनका स्टेरिलाइजेशन करवाइए डॉग्स का, उनको लेके जाइए अपने वेटरनरी कैंप में और उनको वैक्सीनेशन दिलवाइए, ताकि उनके काटने की वजह से जो रेबीज हो रहा है उससे किसी की भी जान ना जाए, किसी बच्चे की, विमेन की, किसी की भी जान ना जाए, ठीक है। लेकिन ये हो गए इमीडिएट स्टेप्स, ऑब्वियसली ये आपको लेने ही हैं, आप इकट्ठा करिए, आप उसमें अपने टेम्पो में जैसे लेके जाते हैं जाइए, जैसे भी जो करना है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पे, जैसे मैंने बिहेवियरल बताया, और आप पता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है, एक तो ये कि मतलब खाने से रिलेटेड दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो इस वजह से वो लोग क्या करते हैं कि उनका जो पेट नहीं भरता डॉग्स का, मतलब उनको इनफ फूड ही नहीं मिल रहा कहीं से, तो इसीलिए वो ह्यूमन फ्लैश के लिए मतलब बहुत वो हो जाते हैं, दे डू नॉट गेट इनफ फूड, एंड दैट इज़ वाई दीज केसेस हैपन। दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अपने घरों के बाहर मतलब डॉग्स को अननेसेसरीली फीड करने लग पड़ते हैं, जिस वजह से अगर वो डॉग किसी और के घर के वहाँ पे जाता है और वो उनको खाना नहीं देता, फिर वो उसको काट लेते हैं। तो इन तरह की चीज़ों को भी थोड़ा सा डील करने की कोशिश करनी चाहिए। देयर हैज़ टू बी समथिंग अबाउट इट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ओके, मुरुगा मट्स हियर इन जुडिशियल कस्टडी। देखिए, कस्टडी का जो इशू है वो मैं आपको बहुत पहले भी समझा चुकी हूँ। कस्टडी आपको पता है, इट इज़ एक्चुअली द स्टेट ऑफ फिजिकली कीपिंग कंट्रोल ओवर समवन फॉर हैविंग द राइट और अथॉरिटी टू डू सो, ठीक है। एक प्रिवेंटिव मेजर होता है बेसिकली, ताकि जो अक्यूज है वो किसी भी तरह का ऑफेंस को कमिट ना कर सके, ठीक है। इट इज़ नॉट एन अरेस्ट एक्चुअली। अरेस्ट इज एक बहुत ही फोर्सबली रिस्ट्रेन करना या फिर एक पर्सन को डिप्राइव करना ताकि वो अपनी पर्सनल लिबर्टी को एक्सरसाइज ना कर पाए, ठीक है। अगर आप सिनोनिम ऑफ अरेस्ट को सर्च करेंगे, इट इज लाइक स्टॉप, ठीक है। लेकिन अगर आप सिनोनिम ऑफ कस्टडी को सर्च करेंगे, उसका सिनोनिम हमेशा सेफ कीपिंग या फिर गार्जियनशिप ऐसा आएगा। तो कस्टडी इज लाइक अ सर्वेलेंस थिंग, क्या आप नजर रखते हैं, इस तरह की चीज होती है। तो अब हमें देखिए जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में थोड़ा सा डिफरेंस देखना है। देखिए, पुलिस कस्टडी क्या होती है, जब एक अक्यूज्ड को लॉकअप में रखा जाता है पुलिस स्टेशन के पुलिस द्वारा, ठीक है। और जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, जब एक अक्यूज्ड के ऊपर नजर रखी जाती है प्रिजन में ही या फिर जेल में ही, लेकिन वो ही और शी इज एक्चुअली अंडर द कस्टडी ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, ठीक है। और अगर हम पुलिस कस्टडी की बात करें कि अ पर्सन इज पुट अंडर पुलिस कस्टडी यूजुअली अप टू 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, ठीक है। 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, इसमें ऑब्वियसली आप एक्सक्लूड कर सकते हैं ट्रैवलिंग टाइम वगैरह को।
obviously, right? And then it is solely in the hands of the magistrate कि वो डिपेंड वो डिसाइड करेंगे जब आप 24 आवर्स में जब पुलिस प्रेजेंट कर देगी उस इंसान को मैजिस्ट्रेट के सामने, तो फिर मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कि उस इंसान को पुलिस कस्टडी में आगे रखना है या फिर जुडिशियल कस्टडी में रखना है, ठीक है। और पुलिस कस्टडी की अगर हम बात करें तो वो एक्सटेंड की जा सकती है मैक्सिमम 15 दिनों के लिए, मैक्सिमम। लेकिन जुडिशियल कस्टडी कैन बी एक्सटेंडेड अप टू, नाउ देयर आर टू केसेस इन दिस केस, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 60 डेज फॉर नॉर्मल ऑफेंसेस, ठीक है। 60 दिनों तक जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड हो सकती है नॉर्मल काइंड ऑफ ऑफेंसेस में। लेकिन नाउ द सेकंड केस इज अ काइंड ऑफ एक्सट्रीम केस, जहाँ पे मैक्सिमम 90 दिन के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये उन तरह के ऑफेंसेस हैं जो दे आर एक्चुअली पनिशेबल विद मोर देन 10 years ऑफ imprisonment. Okay, so this is something that you should be remembering. I will be discussing the editorials at the end. देखिए, पता है अब रोड एक्सीडेंट का जो इशू है ना वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंटली आ रहा है, आपको लगेगा देखिए अर्थक्वेक इम्पोर्टेंट है, वोल्केनो इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है, पर पता है ये रोड एक्सीडेंट का इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी सारी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, बहुत सारी, सो दिस हैज़ actually become an issue of importance. Okay, so please do not leave it, और मैं भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। सेंटर सीक्स टाइम फॉर डिसीजन ऑन स्टूडेंट्स हु फ्लेड यूक्रेन। देखिए, सेंटर ने मंडे को सुप्रीम कोर्ट को इंडिकेट किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक फेवरेबल व्यू लिया था टूवर्ड्स अलाउइंग दी, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कमेटी बिठाई थी जब वो लेके आए थे यूक्रेन में जो बच्चे, जो मेडिकल को जो नीट क्लियर करके बच्चे वहाँ पे गए थे, जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे गवर्नमेंट सीट्स बहुत कम है इंडिया में, तो यहाँ एडमिशन नहीं ले पाए, और यहाँ पे जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फीस ही इतनी ज़्यादा है, तो यहाँ पे नहीं ले पाए। तो फिर यूक्रेन काफ़ी सस्ता है, इनफैक्ट रशिया भी काफ़ी सस्ता है, चाइना भी काफ़ी सस्ता है जो मेडिकल एजुकेशन के लिए, बट इंडिया इज़ बहुत महंगा, तो वो इसलिए वहाँ चले गए थे। तो उस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कमेटी ने कहा था, एक फेवरेबल व्यू दिया था कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको एक वन टाइम मेजर में अलाउ किया जाएगा, क्योंकि वो कुछ सपने लेके वहाँ गए थे, उन्होंने इन्वेस्ट किया, पर अब यूक्रेन में इतना बड़ा वॉर छिड़ गई है, तो इन स्टूडेंट्स को हम यहाँ के प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में दाखिला दे देंगे, लेकिन दिस विल बी ओनली अ वन टाइम मेजर, आगे कभी ऐसा नहीं होगा, ये तो इतना बड़ा हादसा हो गया तो हम अलाउ कर रहे हैं। लेकिन सेंटर का ये कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा ये दिया गया फेवरेबल व्यू तो ठीक है, उन्होंने फेवरेबल व्यू दिया, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए कि हम कंसल्ट कर सकें यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को, क्योंकि एक्चुअल में डोमेन तो उनका है ना मेडिकल स्टडीज़, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो पढ़ा नहीं देगी मेडिकल स्टडीज़ उनको। सो आप समझ रहे हैं ना कि उसकी कंट्रोल और रेगुलेशन के अंडर आता है। तो यही फिर उन्होंने बोला है कि आप ठीक है कंसल्ट करिए, हमें बताइए, और 20,000 बच्चे हैं ऐसे जो काफ़ी अग्रीव्ड हैं, तो उनके सपनों का सवाल है। तो लेट्स सी कि क्या सेंटर कंसल्ट करके क्या अपना डिसीजन देती है। प्रिवेंटिव डिटेंशंस रोज इन 2021, प्रिवेंटिव डिटेंशंस 2021 में उन्होंने दे सॉ अ राइज बाय ओवर 23.7% कंपेयर्ड विद द ईयर बिफोर, और 1.1 लाख से ज़्यादा लोग थे ऐसे जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में प्लेस किए गए थे, एनसीआरबी का डेटा बताता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन आपको पता है क्या होती है, ताकि कोई इंसान मतलब कोई भी ऑफेंस कमिट ना कर पाए, तो इसलिए प्रिवेंटिव मेजर लिया जाता है। प्रिवेंटिव मेजर के तहत उनको डिटेन कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, कभी कभी उन्हीं के घर में या फिर पुलिस में, तो ताकि वो किसी भी तरह का हार्म सोसाइटी को ना पहुंचा सके। तो देखिए अभी तो खैर प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो इशू है ना काफ़ी ही पॉलिटिकल बन चुका है, अब तो खैर ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट हर इशू पॉलिटिकली बन चुका है, मतलब हर चीज़ कैसे कंट्रोवर्शियल बन जाती है ये पता नहीं चलता। तो वैसा ही ये जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं डिस्कस करने वाली हूँ ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू, लेकिन एथिक्स का एक क्लासिक एग्जाम्पल कि किस तरह से मतलब एक पता है बहुत ही सिंपल इशू अगर कोई आपसे एक जनरल लेवल पे, मुझे नहीं पता ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं है, पर ऐसा कभी कभी बहुत व्यू पॉइंट्स आते हैं सामने कि जो डेमोक्रेसी है ना हमारे भारत की वो मोबोक्रेसी में कन्वर्ट होती जा रही है। अच्छी बात है, जनता के पास बिल्कुल हक है, बहुत अच्छी बात है कि इंटरनेट इतना प्रोलिफरेट कर गया है, लोग आज आप देख सकते हैं यूट्यूब पे या कहीं और पे छोटे छोटे गांव से लोग कितना आगे बढ़ के आ रहे हैं, गाना गा के, वीडियोस बना के, या फिर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एम्पावर किया है डिजिटल
वर्ल्ड में सबको, है ना। लेकिन इस तरह से किसी का भी करियर एक बार में खत्म कर देना, बॉयकॉट चीज, ये बॉयकॉट वाला, हर चीज को बॉयकॉट, कोहिनूर बॉयकॉट, दिस बॉयकॉट वो, ये थोड़ा सा बहुत ही अलग सा और अनोइंग, और मैं क्या बोलूं, मतलब ये चीज सही नहीं है। इन तरह के व्यू पॉइंट्स रिलीजन के नाम पे आपने मोहम्मद शामी के साथ देखा था लास्ट ईयर, जब उनको गो बैक टू पाकिस्तान, ऐसी तरह की बातें। तो हर चीज क्यों ऐसे लिंक होने लग पड़ी है। तो देखिए वही आज एक इशू आया है, ये काफी इंपॉर्टेंट एथिक्स का एग्जाम्पल है, सो यू मस्ट टेक अ नोट ऑफ दिस। ओके, तो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, राजीव चंद्रशेखर जी, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने विकीपीडिया को स्लैम किया है, क्योंकि विकीपीडिया ने कैसे अलाउ कर दिया कि कि वो किसी भी एक अनरजिस्टर्ड एडिटर को उन्होंने अलाउ कर दिया कि अपने पेज पे जो अर्शदीप सिंह जी हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हुए उनका फ्रॉम इंडिया की जगह, या बॉर्न इन इंडिया ऐसे लिखा आता है ना विकीपीडिया पे, किसी भी इंसान को आप सर्च करोगे तो उन्होंने फ्रॉम खालिस्तान लिख दिया, उनके जो क्रिकेटर हैं अर्शदीप सिंह जी, उनके उस पे पेज पे, और मतलब खालिस्तान लिख दिया, विच इज मतलब वही वही मिनिस्टर ने कहा है कि आपने कैसे अलाउ कर दिया। ये तो कोई भी इंटरमीडियरी जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन कैसे परमिट कर सकती है। और इन तरह के डेलिब्रेट एफर्ट जो आप इंसाइटमेंट को या फिर इस तरह की हेट को जो आप ट्रिगर कर रहे हो, इन वजह से जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है इस वजह से, दिस इज नॉट फाइन एंड वी विल नॉट टेक इट। ये हमारी गवर्नमेंट की सेफ एंड ट्रस्टेड इंटरनेट की उसके खिलाफ जाता है ना। और फिर विकीपीडिया ने इसको चेंज कर दिया। और ये जो 23 ईयर ओल्ड बॉलर है एक्चुअली अर्शदीप सिंह जी, उनका ओके, ही वॉज ट्रोल्ड ऑन सोशल मीडिया हेविली। क्यों, देखिए ये मुद्दा आ कहाँ से रहा है, खालिस्तान से इन्हें क्यों जोड़ा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कैच छोड़ दी जो काफ़ी क्रूशल थी इंडिया और पाकिस्तान के मैच में। इंडिया के एक फेवरेबल पोजीशन के लिए, आपको पता है इंडिया हार गई है मैच अभी रिसेंटली, तो उसमें इनको कहा जा रहा है कि आप खालिस्तानी हैं और ये सब वगैरह, और उनका नाम चेंज करके मेजर अर्शदीप सिंह बाजवा कर दिया, जैसे कमर सिंह बाजवा, कमर बाजवा जो आपको पता है वहाँ पे जो आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, सो दे काइंड ऑफ लिंक्ड हिम विद हिम, एंड सो दिस वाज ऑब्वियसली समथिंग जो हम टॉलरेट ही नहीं कर सकते। पता नहीं क्यों ऐसी सारी चीज़ें होने लग पड़ी हैं। तो वैसे ही जो एक कांग्रेस के एमपी है मनीष तिवारी जी, उन्होंने भी बोला कि क्रिकेट बिटवीन इंडो पाक इज अनफॉर्चुनेटली मोर देन जस्ट अ मैच। सो दैट अभी लास्ट ईयर जैसे मैंने बताया था, कभी कभी विराट कोहली को भी बोल देते हैं आजकल, तो खैर, राजपथ टू बी रीनेम्ड कर्तव्य पाठ। देखिए राजपथ जो है उनको रीनेम, जो राजपथ है उसको रीनेम करा जा रहा है, कर्तव्य पाथ उसका नाम रखा जाएगा। इस पे भी काफ़ी राजपथ, देखिए बहुत सारे एलिगेशंस हैं कि आप चाहते हैं कि जो गांधीयन एरा है जो हम जिसमें प्राउड फील करते हैं, तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इरेडिकेट दैट फ्रॉम ईच एंड एवरी माइंड ऑफ इंडिया, इसीलिए राजपथ का नाम भी कर्तव्य पाथ चेंज किया जा रहा है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन ऑफ दिस स्टेप एज वेल, but that's not going to that. 6 month adoption leave in हिमाचल प्रदेश। देखिए आप प्लीज़ मेरी पहली वीडियोस जहाँ पे मैंने चाइल्ड केयर लीव, मिटर्निटी लीव, ये सब की सेंट्रल रेगुलेशंस कौन सी है, 30 अगस्त की वीडियो मैं आई बटन में अटैच कर दूंगी। अगर आपने अभी भी नहीं देखी तो मैं आपको बिल्कुल कहूंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखिए आए दिन कोई ऐसी चीज़ आ रही है, वो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि कोई रिलेशनशिप्स भी एक फैमिली की कैटेगरी में ही आते हैं, तो उनको भी चाइल्ड केयर लीव मिलनी चाहिए। तो उसके बाद लगातार कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है, जैसे मैंने आपके साथ परसों डिस्कस किया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल है, उन्होंने एक नई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए वो निकाली है कि अगर बाय चांस किसी विमेन का, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, किसी का स्टिल बर्थ हो जाता है बच्चे का, या फिर वो 28 दिन के अंदर अंदर ही उस बच्चे की डेथ हो जाती है, तो 60 डेज की लीव उन्हें भी मिलेगी। आप समझ रहे हैं, इन तरह की चीज़ें इवॉल्व हो रही है। अब हिमाचल प्रदेश ने 6 महीने की अडॉप्शन लीव दी है, 180 डेज की, जो रेगुलर वुमेन एम्प्लॉयज हैं स्टेट गवर्नमेंट की। सो द इशू हैज एक्चुअली बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। 30 अगस्त की वीडियो इज अ मस्ट, प्लीज गो एंड वॉच दैट। ओके, नाउ चिलियंस रिजेक्ट ओवरहॉल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि चिली ने
परसों प्लेबिसाइट एक कैरी आउट किया। प्लेबिसाइट मतलब एक डायरेक्ट वोट, एक कंपल्सरी इलेक्शन जिसके अंदर हर एक सिटीजन एक पर्टिकुलर डिसीजन या एक पर्टिकुलर मुद्दे पे अपना ओपिनियन देता है, वोट देता है। ठीक है, तो इस केस में ये मतलब इस बात पे वोट था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो नया फ्रेम किया जा रहा है उसको अडॉप्ट करना है कि नहीं करना। तो देखिए क्या हुआ है कि एक्चुअल में मेजॉरिटी ने मना कर दिया है। 62% वोट्स मिले हैं कि नहीं, हम नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहते। देखिए जो इससे पहले वाला कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसे अडॉप्ट किया गया था ऑगस्टो पिनोशे द्वारा। ऑगस्टो पिनोशे 41 ईयर्स अगो, मतलब ये डिक्टेटर थे एक्चुअली चिली के, तो उनके द्वारा अडॉप्ट किया गया था। तो इसमें काफ़ी कॉन्जर्वेटिव और ऐसी सी चीज़ें लिखी हुई हैं जो चेंज होने की ज़रूरत थी। आई डो नॉट नो, ऑब्वियसली आई एम नॉट अ चिलियन सो आई कैन नॉट से एनीथिंग, पर चेंज तो ज़रूरत है ऑब्वियसली। चिली के कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें जैसे अबॉर्शन लीगलाइज नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्वायरमेंट के भी खिलाफ जाती हैं, बहुत कुछ हम देख लेते हैं थोड़ा ब्रीफली। तो वो चेंज होने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ की जनता ने चूज़ नहीं किया चेंज को। तो जो प्रेसिडेंट हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं बेसिकली, एक गैब्रियल बोरिक, उन्होंने कहा है कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस डिफीट को, लेकिन आई वुड कंटिन्यू वर्किंग टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल लैंडस्केप। मैं एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में फिर दोबारा और एफर्ट्स डालूंगा, क्या पता वो कॉन्स्टिट्यूशन सब एक्सेप्ट कर लें, तो आई वुड वर्क ऑन दैट। और यही सब कुछ बोला, आई विल बी डूइंग एवरीथिंग ऑन माई पार्ट टू बिल्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट आइटनरी। ओके, तो यही सब कुछ इधर लिखा है। ओके, ऑलराइट, अब देखिए सोशल अपहेवल काफ़ी ज़रूरत है वहाँ पे चिली में। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जो वहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है वो बहुत गलत है। स्पेशली प्रोटेस्ट वगैरह भी हम काफ़ी देख रहे हैं 2019 से लेके अभी तक। फिर एक ड्राफ्ट किया गया, 388 आर्टिकल ड्राफ्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, जो काफ़ी कंफ्यूजिंग लगा वहाँ के लोगों को, इसीलिए लोगों ने उसे नकार दिया। अब ये जो प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो हार गया है, इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, जैसे इट एम्ड टू बिल्ड अ मोर वेलफेयर बेस्ड सोसाइटी। और कि जो इंडिजिनस पीपल है, इंडिजिनस पीपल आप समझते हो ना, वहाँ के जो 13% पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है। इंडिजिनस पीपल मतलब जो फर्स्ट बॉर्न है वहाँ के, जो हमारे यहाँ पे जो ट्राइबल पीपल है ना, वो एक्चुअली हमारे भारत के इंडिजिनस पीपल है। तो उनके लिए काफ़ी राइट्स के बारे में इस कॉन्स्टिट्यूशन ने बात की थी, अबॉर्शन को लीगलाइज करने की बात की थी, पर अनफॉर्चुनेटली ये पास नहीं हो पाया। और भी बड़ा कुछ था इसमें कि प्राइवेट माइनिंग कंपनीज वगैरह जो इतनी एक्सप्लॉइट कर रही हैं इन्वायरमेंट को, उनको भी रोकने की बात थी। और जो अभी वहाँ पे सेनेट है उसको, वो काफ़ी पावरफुल है, वहाँ का जो चिली का सेनेट है काफ़ी क्रूड डिसीजंस ले सकते हैं, वो बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं, तो उसको रिप्लेस करके एक चेंबर ऑफ रीजन्स, जिससे क्या होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगी एक तरह से, हर जगह से प्रोपोर्शनेट वॉइस आएगी। इन तरह की बातें थी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया, तो हम इसके बारे में क्या ही डिस्कस करें। और ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रस्ट इनहेरिट्स एन इकोनॉमी दैट इज हेडेड फॉर रिसेशन। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। श्रीलंका वोंट एक्सेप्ट एक्सटर्नल प्रोसेसेस ऑन वॉर अकाउंटेबिलिटी। ऑलराइट, नाउ यू नो कि जिनीवा में क्या होने वाला है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स, जो एक काउंसिल की रिपोर्ट आने वाली है, वो रेजोल्यूशन अडॉप्ट करने वाले हैं। श्रीलंका में जो 26 ईयर सिविल वॉर हुई थी, उसमें जो ह्यूमन राइट्स अट्रॉसिटीज बोथ मिलिट्री द्वारा और सरकार द्वारा जो कमिट की गई थी, उसमें एक रेजोल्यूशन वो होने वाला है। फिर सरकार पे प्रेशर डाला जाएगा कि आप मतलब कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करिए, जो तामिल इलम्स के साथ वहाँ पे हुआ है या तामिल बच्चों के साथ, बहुत कुछ बात की जाएगी इस रेजोल्यूशन में जो जिनीवा में होने वाला है बहुत ही रिसेंटली। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बिल्कुल साफ बोल दिया है, जो राजपाक्सा एडमिनिस्ट्रेशन का स्टैंड था वही हमारा है, कि हम कोई भी एक्सटर्नल मैकेनिज्म को जो हम पे थोपा जाएगा वॉर टाइम अकाउंटेबिलिटी के लिए, कि आप ये मेजर्स लीजिए, जो आपसे गलतियां हुई हैं उसका पछतावा करने के लिए, वो हम नहीं करेंगे। हाँ, हम बिल्कुल अपने ही इंटरनल कोई मैकेनिज्म को फ्रेम करेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्रीज के अंदर होगा, और हम वी विल एक्चुअली वर्क टूवर्ड्स कंसेंसस विद ऑल द पार्टनर्स, बट दिस इज वी विल एक्चुअली सीक ट्रूथ। अ ट्रूथ सीकिंग मैकेनिज्म वुड बी रीच्ड एट, एक सेक्रेटेरिएट बनाएंगे जो कोऑर्डिनेट करेगा श्रीलंकन डायस्पोरा के साथ भी, सब कुछ करेंगे, पर ये नहीं कर सकते, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता कि बाहर की कोई भी बॉडी आके हमें कह दे कि आप ये स्टेप्स लो। दिस इज समथिंग वी वुड नॉट टॉलरेट। ओके, लेकिन देखिए, अगर आपको पता है, अगर आप पिछले 1 साल से या 2 साल से न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता है हम आए दिन देखते हैं कि श्रीलंकन जो तमिल मदर्स हैं वो
प्रोटेस्ट और बहुत ही मोर्चे और ये कैरी आउट कर रही हैं कि उनको 2000 दिन हो गए अपनी फाइट लड़ते हुए, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं तमिल मदर्स के, दे एक्चुअली डिसअपियर्ड। उनका अता पता ही नहीं है सिविल वॉर में, उनको कहाँ सरकार ने फेंक दिया, क्या करा उनके साथ। सो दे एक्चुअली सीक जस्टिस फॉर देयर चिल्ड्रन एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट। चाइना शी टू विजिट कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। देखिए जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, नाउ ही इज लाइकली टू ट्रेवल कजाकिस्तान ऑन September 14 and then he would subsequently attend Shanghai Cooperation Organization summit as well, which is going to take place in Uzbekistan on September 15-16। आपको पता है यहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी जाएंगे और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी आएंगे। इनफैक्ट जो दोनों हैं वो आपस में साइड लाइन एक मीटिंग भी कंडक्ट करेंगे, पर क्या शी और मिस्टर मोदी भी मिलेंगे इस बात पे अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। अब हम फटाफट से देखने की कोशिश करेंगे एडिटोरियल्स को। देखिए मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किया था, जो कन्वर्जन थेरेपी पे बैन लगाया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा, जो एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है मेडिकल प्रोफेशनल्स की इंडिया के, उन्होंने क्या डायरेक्ट किया है हैंड रिटन नोट में, उन्होंने ये बोला है कि जो स्टेट मेडिकल काउंसिल्स हैं वो बैन कर दे कम्प्लीटली कन्वर्जन थेरेपी को, वो अब एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट गिना जाएगा और स्टेट बॉडीज हैं वो एम्पावर्ड हैं कि वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती हैं उन मेडिकल प्रोफेशनल्स के खिलाफ जो इस गाइडलाइन को ब्रीच करते हैं। अब देखिए ये सब क्यों हो रहा है आपको बहुत अच्छे से पता है। कन्वर्जन थेरेपी में आपके साथ कल डिस्कस कर चुकी हूँ कि कई केसेस में इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए जाते हैं कि आप लड़का या लड़की या हेटेरोसेक्सुअल ही फील करें खुद को, आप नहीं है ऐसे। इनफैक्ट अमेरिका में तो बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आते हैं कि डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, यानी कि किसी फंगाई की वजह से ऐसा हो गया है, विच इज नॉनसेंस कंप्लीटली। कोई कैसा भी फील कर रहा है, इट इज डाइवर्सिटी एंड नॉट वट एवर यू कॉल इट। ओके, तो देखिए ये ऐसा क्यों स्टेप लिया गया है। मद्रास हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था, एक वर्डिक्ट आई थी जून 7 2021, जो जस्टिस एन आनंद वेंकटेश हैं मद्रास हाई कोर्ट के, उन्होंने एक लैंडमार्क रूलिंग दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था, वो एक बेसिकली सेम सेक्स कपल को प्रोटेक्ट करने के लिए था, उनको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए थी अपने पेरेंट्स से, जो सेम सेक्स कपल था वहाँ का। तो उनको वही ऑब्वियसली उनको देखिए वो जो कम्युनिटी है वो कहती थी कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो हमारी कम्युनिटी के लिए प्रोटेक्टिव है, इसीलिए हम गाइडलाइंस चाहते हैं आपकी तरफ से। तो जस्टिस वेंकटेश एक्चुअली इशूड अ स्लीव ऑफ इंटरिम गाइडलाइंस फॉर द पुलिस, activists, union and state social welfare ministries and the National Medical Commission, ताकि वो इंश्योर कर सकें सेफ्टी और सिक्योरिटी को, ताकि वो उस लाइफ को जी सकें जो उन्होंने खुद के लिए चूज की है। और उन्होंने उस रूलिंग में ये भी कहा कि कोई भी अटेम्प्ट जो मेडिकली क्योर कोट एंड कोट है ना, मेडिकली क्योर करने की कोशिश करती है या फिर सेक्सुअल ओरिएंटेशन को चेंज करने की कोशिश करती है LGBTQI की, वो उसको बिल्कुल हम बैन करते हैं, वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जो भी अथॉरिटीज़ है वो इसके अगेंस्ट एक्शन ले, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं इन तरह के कन्वर्जन थेरेपी में, उनका आप लाइसेंस विड्रॉ कर लो, कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते मेडिसिन, अगर ऐसा है तो आप उनका लाइसेंस विड्रॉ कर लो कई केसेस में जहाँ बिल्कुल आपको ज़रूरी लगे। तो ये इन तरह का वर्डिक्ट में रूलिंग दी गई थी। ओके, और फिर जुलाई 8 2022 को कोर्ट ने क्या किया, एक ऑर्डर दिया नेशनल मेडिकल कमीशन को, डायरेक्ट किया NMC को कि आप इशू करिए नेसेसरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप एनलिस्ट करिए कन्वर्जन थेरेपी को एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब ये एक ऑर्डर है, ठीक है, एक ऑर्डर है जो एक कोर्ट द्वारा आया है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट द्वारा आया है, जिसको NMC को फॉलो करना ही था, इसीलिए उसने एक डायरेक्टिव को इशू किया अगस्त 25 को। ठीक है, अब देखिए व्हाट वर सम ऑफ द अदर गाइडलाइंस इशूड बाय द कोर्ट। अब बाकी ये जो मेजर कन्वर्जन थेरेपी की गाइडलाइन थी ये तो हमने देख ली, लेकिन और भी तो गाइडलाइंस दी हैं वो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये 2021 का जो वर्डिक्ट था, इसमें मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था और डायरेक्ट किया था पुलिस को कि आप वो सारी कंप्लेंट्स को बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, शट कर दीजिए, जो मिसिंग पर्सन्स करके बहुत लोगों ने, रिलेटिव्स ने, पेरेंट्स ने डलवाई हुई है। ऑब्वियसली मिसिंग पर्सन्स के ऊपर फिर हरासमेंट होती है, आप घर क्यों छोड़ के भागे, ये वो है ना। और इन्वेस्टिगेशन के तहत अगर पुलिस को ये पता चलता है कि जो पार्टीज एक्चुअल में इन्वॉल्व है मिसिंग पर्सन्स के नाम पे वो कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं, वो इतने बड़े हैं, 18 साल से ऊपर हैं और LGBTQI कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और आपसी
कंसेंट की वजह से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, उनके अगेंस्ट केस क्लोज करिए। अगर केस डले हुए हैं आपकी पुलिस कस्टडी में या फिर आपके पुलिस थाने में, ठीक है। और कोर्ट ने ये भी कहा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट को, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को, कि आप एक लिस्ट बनाइए एनजीओज की और बाकी ग्रुप्स की जो इन तरह के इश्यूज ये कम्युनिटी फेस करिए उनके साथ डील कर सके, और फिर आप 8 वीक्स हम देते हैं, आप इस तरह की लिस्ट लेके आइए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्च में कोर्ट ने फिर दोबारा द कोर्ट एक्चुअली पुल्ड अप द मिनिस्ट्री कि वो फेल हो गई है अभी तक कंपाइल करने में एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट को। और फिर कोर्ट ने कहा कि जो कम्युनिटी है शुड बी प्रोवाइडेड विद लीगल असिस्टेंस बाय द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इन कोऑर्डिनेशन विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जैसे नालसा, और जो स्टेट लेवल पे है फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, जो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है, ये उनको भी प्रोवाइड करें, ठीक है। आस्किंग एजेंसीज टू फॉलो कि आप ट्रांसजेंडर रूल्स और ट्रांसजेंडर एक्ट जो है 2019 का वो लेटर और स्पिरिट में फॉलो करिए, और इन्हीं तरह की बातें इन्होंने बोली। ओके, अब देखिए बात ये है, ये मुद्दा शायद हमने कल भी डिस्कस किया है कि स्कूल्स और कॉलेजेस कैसे हेल्प कर सकते हैं इस तरह के चेंज के लिए। देखिए स्कूल्स और कॉलेजेस ऑफ कोर्स सबसे पहले तो अपना करिकुलम चेंज करिए, क्योंकि 2018 में जो मेडिकल बुक्स आई हैं ना उसमें होमोसेक्सुअलिटी और लेस्बियनिज्म जो है उसको परवर्जन माना जाता है, मतलब कुछ अतरंगी चीज़ और सही ना होने वाली चीज़। और जो पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी होते हैं वो बहुत बार बताते हैं कि उनके साथ बुलिंग हुई है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, स्टिग्मा उन पे जो अटैच्ड है, वो काफ़ी तरह से अपने केसेस ऐसे व्यक्त करते हैं। तो जब जेंडर न्यूट्रल क्लासरूम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली सोसाइटल लेवल पे भी हम चेंज देखना स्टार्ट हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा सेंसिटाइजेशन पता है कहाँ ज़रूरत है, ठीक है, स्कूल कॉलेज तो बहुत बाद में आते हैं। पेरेंट्स की गलती से जो बच्चे हैं वो थोड़ा अलग फील करते हो, सबसे पहले तो उन पे सोसाइटी का प्रेशर और खुद पे, कि वही तो कन्वर्जन थेरेपी के लिए एनकरेज करते हैं अपने बच्चों को या लेके जाते हैं डॉक्टर्स के पास। तो सबसे पहली मिसअंडरस्टैंडिंग का जो शुरुआत है वो होती ही, द एक्चुअल अब्यूज ऑफन बिगिंस एट होम। ओके, तो इस चीज को चेंज करना, पेरेंट्स को समझाना, ये सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है। ओके, सीट बेल्ट, हेड रिस्ट्रेंट्स एंड सेफ्टी रेगुलेशंस। अब देखिए आपको पता है साइरस पी मिस्त्री जी जो फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स हैं, ही डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, इन अ कार क्रैश महाराष्ट्र के पलघर डिस्ट्रिक्ट में सितंबर 4 को। तो बेसिकली काफ़ी फोकस आ गया है कंपल्सरी यूज़ ऑफ सीट बेल्ट्स की तरफ जो कार में होती हैं। और देखिए क्योंकि वो रियर सीट पे बैठे हुए थे तो रियर सीट के जो सीट बेल्ट्स हैं उनको भी लगाना, सिर्फ ड्राइवर के लिए ही नहीं उनके लिए भी, क्योंकि दे कैन एक्चुअली सेव लाइव्स ड्यूरिंग सच एक्सीडेंट्स। पता नहीं इंडिया में तो खैर किसी चीज़ को लोगों को समझा पाना इतना ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे कि सच में सीट बेल्ट लाइफ सेव करती है। अरे कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता, जो होना होता है वो तो होना ही होता है। ठीक है, जो होना होता है, बट स्टिल क्यों, जब चीज़ें बचाई जा सकती हैं तो क्यों। सीट बेल्ट एक छोटी सी चीज़ है लेकिन इट कैन एक्चुअली सेव लाइफ एंड वी विल सी हाउ, ठीक है। अब देखिए आपको सबसे पहले सच में सीट बेल्ट की हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, उसका जो हमारे यहाँ की जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है वो भी पता होनी चाहिए, फेब्रुअरी में जो इसकी ड्राफ्ट रेगुलेशंस आई हैं वो भी पता होनी चाहिए, एंड दे आर इम्पोर्टेंट। ओके, अब पुलिस सोर्सेज ने ये भी बताया है कि जो साइरस मिस्त्री हैं और उनके जो को पैसेंजर थे वो अपनी सीट बेल्ट्स उन्होंने नहीं पहनी हुई थी, अगर पहनी होती तो शायद ये एक्सीडेंट में उनकी मौत ना होती। और प्रेलिमिनरी फाइंडिंग्स ये भी बताती हैं कि जो कार है वो एक हाई स्पीड पे चल रही थी, ठीक है। Now how is a seat belt a lifesaver? The 3-point seat belt engineered by Niels Averbolen, a passive safety device first incorporated into a car by Volvo in 1959. इसीलिए सीट बेल्ट इज अ गिफ्ट ऑफ वॉल्वो टू द एंटायर वर्ल्ड, कहते हैं ना बहुत बार, वॉल्वो ने गिफ्ट किया है सीट बेल्ट के कॉन्सेप्ट को। देखिए आप 3-point सीट बेल्ट समझने की कोशिश करिए क्या होता है, आप जो मैं बोल रही हूँ उसको इमेजिन करिए। सबसे पहला पॉइंट ये होता है जो हमारे शोल्डर और चेस्ट को कवर करता है और हम टक करते हैं एक जगह पे। दूसरा पॉइंट वो होता है जो जहाँ से हमारी लैप यानी कि वेस्ट के वहां से आ रहा होता है वो। फिर तीसरा पॉइंट वो होता है जहाँ हम टक कर रहे हैं लैप और शोल्डर वाले, उसको दोनों को, इसलिए हो गया 3-point सीट बेल्ट, ठीक है। तो ये 3-point सीट बेल्ट वॉल्वो ने हमें गिफ्ट की है 1959 में। अब तो इट इज़ अ स्टैंडर्ड थिंग इन ऑल द कार्स सोल्ड इन इंडिया।
और ये काफ़ी लो कॉस्ट चीज़ है, पर इसका रिस्ट्रेंट सिस्टम काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग है ऑब्वियसली। क्योंकि देखिए बेसिकली होता क्या है पता, जब एक कार क्रैश होता है या फिर एक एक्सीडेंट होता है, अगर आप मेरा थंबनेल देखेंगे आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो अगर एक मॉडरेट या हाई स्पीड पे एक कार चल रही है, तो फिर जो ड्राइवर या पैसेंजर होता है जिसने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती, तो वो आगे की तरफ, मतलब जैसे जैसे स्पीड बढ़ते हुए आगे हो रहा है, ही और शी कीप्स ऑन मूविंग फॉरवर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। जब तक कोई सामने वाला ऑब्जेक्ट, बहुत बार रहता है ना, अगर ब्रेक लगती है तो आगे की तरफ हम आते हैं ना, ऐसा होता है ना, बड़ा झटका लगता है। तो अगर सीट बेल्ट लगाई होगी, इनफैक्ट कहीं कहीं केसेस में तो ऐसा होता है जब कार क्रैश होती है कि जो पैसेंजर या फिर जो ड्राइवर होता है, वो बिल्कुल ऐसे शीशा तोड़ के, मतलब अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, पता है आपको, आप जो विंड वाली वो है ना, विंडशीट है, विंडशीट को ऐसे तोड़ के आप उसमें से बाहर निकलोगे, एंड ऑब्वियसली यू विल बी नो मोर इन दैट केस। आप समझ रहे हैं ना, इतना जो फॉरवर्ड थ्रस्ट होता है, अचानक से ब्रेक लगेगी तो आप सीधा उछल के यू वुड इजेक्ट आउट ऑफ द योर कार विंडो, मतलब जो फ्रंट विंडो है उससे। तो इसलिए सीट बेल्ट लगाएं, बिल्कुल लगाएं, ठीक है। और सीट बेल्ट के अगर हम मेजर फंक्शंस की बात करें, तो सबसे पहले तो ये स्लो डाउन करता है रेट ऑफ योर बॉडी फ्लो टू, ठीक है। और एक फिजिकल फोर्स प्रोवाइड करता है बॉडी को। देखिए बेसिकली क्या करता है, जो हमारी बॉडी का ये जो फोर्स लगता है ना कार क्रैश के टाइम पे, ये हमारी बॉडी के स्ट्रोंगर पार्ट्स में उसको फैलाने की कोशिश करता है, जैसे पेल्विस और चेस्ट, जो संभाल सकते हैं इन तरह के शॉक्स को, ठीक है, जिससे कोलिजन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सीट बेल्ट करती है। एब्सेंस ऑफ सीट बेल्ट वुड लीड टू अ रियर सीट ऑक्यूपेंट कोलाइडिंग विद इंटरनल ऑब्जेक्ट्स इन द कार, और even being ejected out through the front windscreen during the collision, which I just told you. Okay, what role do head restraints play? अब head restraint क्या होता है आपको पता है, जो पीछे हमारे सिर के लगे होते हैं, जो बिल्कुल दो डंडियों से जुड़ा होता है सीट के ऊपर, है ना। अब head restraint क्या रोल प्ले करते हैं बेसिकली, वो एडजस्टेबल मॉडल्स में मिलते हैं, हमें पता है आपको, अंदर मोल्डेड ऑनटू द सीट्स, और वो प्रिवेंट करते हैं विप्लैश इंजरी। विप्लैश इंजरी क्या होती है, हमें ये जानना ज़रूरी है। देखिए इस तरह की इंजरी है जो तब अकर करती है जब एक व्हीकल इज एक्चुअली स्ट्रक फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से आकर अगर कोई हमारी गाड़ी को ठोकता है तो विप्लैश इंजरी होने का चांसेस बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है, अगर पीछे से आकर कोई हमें ठोकेगा ना, हमारी गाड़ी को ठोकेगा, तो एक सडन एक्सट्रीम मूवमेंट होती है हमारी, पहले नेक बैकवर्ड, पहले एक धक्का खाती है, फिर उसके बाद हम फॉरवर्ड, बैकवर्ड, और फिर फॉरवर्ड अचानक से। आप कभी भी नोटिस करना यही होता है। वो तो ये हेड रिस्ट्रेंट लगा होता है कि हमारी नेक में विप्लैश इंजरी नहीं होती, वरना कितनी पीछे हमारी गर्दन चली जाए फिर आगे आए, सोचिए गर्दन की हालत क्या होगी। जस्ट थिंक अबाउट इट, है ना, अगर पीछे से किसी ने थोड़ा सा भी पीछे से ठोकर मार दी तो। ओके, सो दिस इज कॉल्ड विप्लैश इंजरी, जिस वजह से पेन, ब्लर्ड विजन, इनफैक्ट कहीं कहीं केसेस में आंखें जा सकती हैं, तो बहुत कुछ ऐसा हो सकता है, नंबनेस हो सकती है। Okay, the head restraint built into the seat must be properly placed and aligned with the neck to prevent injury in the vehicle accident. How does India regulate? अब सबसे important बात है कि भारत कैसे रेगुलेट करता है या फिर एनफोर्स करता है रोड सेफ्टी या फिर कार सेफ्टी को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फरवरी 11, 2022 को जो हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलीज की थी। ड्राफ्ट, आई सेड ड्राफ्ट, अभी एनफोर्स नहीं हुई है, प्रॉपर ऑफिशियली नहीं आई है। तो उस नोटिफिकेशन में उन्होंने 3 पॉइंट सीट बेल्ट को कंपलसरी कर दिया था हर व्हीकल में, जो M1 कैटेगरी यानी कि उन तरह की कार्स में फॉल करते हैं जिसमें पैसेंजर की जो सीट है वो 8 तक लिमिटेड होती हैं, इंक्लूडिंग द ड्राइवर सीट। M1 कैटेगरी के जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उसमें 3 पॉइंट जो सीट बेल्ट है वो कंपलसरी है उन व्हीकल्स में जो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे अक्टूबर 1 से, ठीक है। और फिर मिनिस्ट्री ने ये भी स्टिपुलेट किया कि रेलिवेंट इंडियन स्टैंडर्ड्स जो हैं मैन्युफैक्चरर्स के लिए, कि वो सीट बेल्ट और रिमाइंडर सिस्टम, जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई, कि वो बार बार अलर्ट, यू हैवंट पुट ऑन योर सीट बेल्ट, ये बार बार बोलते रहें, ठीक है, ये भी आप इंक्लूड करिए मैन्युफैक्चरर्स को, ये भी नोटिफिकेशन रिलीज की। अब बात आती है कि मोटर व्हीकल्स एक्ट है जो 2019 का, ये ऑलरेडी रिक्वायर्स द ऑक्यूपेंट्स ऑफ अ पैसेंजर व्हीकल टू वियर अ सीट बेल्ट, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। इसका सेक्शन 194B क्लॉज बी है जो इस एक्ट का, मतलब इसमें लिखा है whoever drives a motor vehicle without wearing a safety belt or carries passengers not wearing safety belts shall be punishable with a fine of 1000 rupees. Okay, so this is exactly something that you must remember. और देखिए, अब देखिए बहुत ही एविडेंस है कि चाहे सीट बेल्ट हो, ऑलमोस्ट हर कार में सीट बेल्ट होती है, कौन सी कार ऐसी है अब जिसमें सीट बेल्ट नहीं है, पर
एनफोर्समेंट कहाँ है, रियर ऑक्यूपेंट्स जो हैं यानी कि जो साथ वाली सीट में बैठते हैं ड्राइवर की, या फिर पीछे वाले जो हैं जितने भी, वो कहाँ सीट लगाते हैं या सीट बेल्ट लगाते हैं, कहाँ ही हम देखते हैं, है ना। मतलब वैसे लगाते हैं पर कितना बारी, जो होना है वो होना ही है वाली इस बात तो पता नहीं इतनी आम है कि कितना ही सुनने के लिए मिल जाएगी आपको। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है। और एक स्टडी है IIHS स्टडी, वो ये बताती है कि जितने भी रियर सीट पैसेंजर्स हैं जो अपनी सीट बेल्ट को बकल अप नहीं करते, दे आर 8 times more likely to suffer serious injuries than those who did actually। और जो टोल है नॉन कंप्लायंस की वजह से, सीट बेल्ट नॉन कंप्लायंस है इंडिया में, इट इज़ वेरी हाई, स्पेशली टैक्सी कैब्स में, क्योंकि उसमें सीट बेल्ट मिसिंग ही होती हैं आधे से ज़्यादा टैक्सीज में, बहुत सीट बेल्ट होती ही नहीं है तो बंदा लगाए कैसे। और 2017 की अगर हम डेटा की बात करें तो 26,896 पीपल हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं ड्यू टू नॉन यूज़ ऑफ सीट बेल्ट्स, ठीक है। और जिसमें से 16,000 अराउंड पैसेंजर्स थे। अब यहाँ पे लिखा है इन द आफ्टरमैथ ऑफ द एक्सीडेंट इन द साइरस मिस्ट्री इन विच साइरस मिस्ट्री डाई देयर हैव बीन सजेशंस आई हैं साइरस मिस्ट्री की मौत के बाद ये कि जो ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी है उनको क्या करना चाहिए, कंप्लायंस को। देखिए ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली कंप्लायंस इंश्योर कर ही सकती है ना, क्योंकि आप गाड़ी चलने ही मत दो, आप गाड़ी ही मत चलने दो जब तक बंदे ने सीट बेल्ट ना लगाई हो। इनफैक्ट पता है अब यू वुड बी अमेज्ड, कई लोग जैसे सीट बेल्ट नहीं लगाई होती ना, तो इसका भी उन्होंने, जैसे ऐसा तो ऑलमोस्ट जैसे द कार विच आई यूज, उसमें भी अगर आप सीट बेल्ट उसमें टक ना करो तो वो बहुत तेज तेज बजने लग पड़ता है अंदर सायरन, है ना। तो आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन, व्हाट ही डज इज कि वो जहाँ पे उसे टक करना होता है जिस पॉइंट पे ना, वहाँ पे पता नहीं है कुछ उन्होंने वही एक टक करने के लिए एक वैसा सही जैसे लोहा का बना होता है वो वैसा स्विच उन्होंने रखा हुआ, बस उसको टक कर देते हैं जब भी वो उतारी होती है ताकि वो बजे ना, विच इज अजीब। इट इज फॉर योर सेफ्टी माई डियर फ्रेंड्स, प्लीज। तो वही चीज़ इन्होंने कहा है कि गाड़ी मत चलने दीजिए, पर इसके भी आपको पता है इंडियंस बीइंग जुगाड़ू वुड एक्चुअली फाइंड समथिंग फॉर दिस इज वेल। देखिए हमारी सेफ्टी की बात है इसीलिए हमें लगाना चाहिए। तो यही सब कुछ बात यहाँ पे लिखी है। ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी तो इनफैक्ट स्पीड कंट्रोल भी खुद ही इंश्योर कर सकती है, राइट। तो इसीलिए अभी ये वाला जो एडिटोरियल है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बस यही सारी चीज़ें लिखी है कि जो इंडियन लीडरशिप है। देखिए आपको पता है कि अभी पाकिस्तान में क्या हुआ था, पाकिस्तान में अचानक से जो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि जो हमने ट्रेड बैन लगाया हुआ है इंडिया के साथ 2019 में, जब उन्होंने आर्टिकल 370 स्ट्राइक डाउन किया था जम्मू कश्मीर का, तो हमने तब से ट्रेड बैन कम्प्लीटली किया हुआ है, लेकिन हमें उसे रिव्यू करना पड़ेगा क्योंकि हम इसेंशियल कमोडिटीज़ लाइक फूड वगैरह हमें इंपोर्ट करनी पड़ सकती है क्योंकि फ्लड्स इतनी ज़्यादा है हमारी कंट्री में। तो बिल्कुल उसके कुछ टाइम बाद ही जो वहाँ की सरकार ने फिर एक दोबारा से एक स्टेटमेंट इशू की, नहीं नहीं हमारा हमारा स्टैंड अभी भी वही है कि हम तब तक इंडिया से कोई ट्रेड या कुछ भी नहीं करना शुरू करेंगे जब तक वो कश्मीर इशू पे जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व नहीं हो जाता प्रॉपरली। तो देखिए इस एडिटोरियल ने यही बताया है कि बहुत मुश्किल है लीडर्स के लिए एक डोमेस्टिक लेवल पे उसको गार्नर करना सपोर्ट को, क्योंकि डोमेस्टिक कंपल्शन ही तो है जो मतलब पाकिस्तान के लीडर्स को आज तक कभी हमसे सही टर्म्स पे आने नहीं देती है ना इंडिया के साथ। तो क्योंकि वहाँ की जो हजूम है वो नहीं चाहती होगी, क्या पता, कि जब तक इस मुद्दे का, इस मामलात का एक सही से वो ना निकले, जब तक एक रेजोल्यूशन, तो तब तक नहीं बातचीत की जाएगी। तो दैट्स द एग्जैक्टली थिंग। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट इशूज नोटिस टू ईसी गवर्नमेंट एंड पार्टीज using religious names symbols। okay, this is very important, I'll tell you why। क्योंकि सेक्युलरिज्म जो कॉन्सेप्ट है या फिर रिलीजन एंड पॉलिटिक्स जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, स्पेशली पिछले 2-3 सालों में। तो वैसे ही यू वुड बी अमेज, पता है कि मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है खैर कि एक जिन्होंने केस डाला है, जो पिटिशनर है एक्चुअली, वो उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं जिनका नाम है सैयद वसीम रिजवी जी। उन्होंने जो पिटिशन डाली है उनका ये कहना है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपनी पॉलिटिकल जो सिंबल्स हैं या फिर जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है उसमें रिलीजियस वो रखते हैं, रिलीजियस नाम। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, इन्होंने गौरव भाटिया आपको पता होगा, काफ़ी बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं।
तो उन्होंने मतलब ये केस लड़ा है रिजवी जी का। तो देखिए रिजवी जी का क्या कहना है, पॉलिटिकल पार्टीज, हम तो एक सेक्युलर कंट्री है ना, तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने नाम में ऐसे या फिर सिंबल्स रिलीजियस क्यों रखती हैं। जैसे द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उसमें मुस्लिम वर्ड आ रहा है। ऑल इंडिया मजलिस ये एतदल मुसलमीन, ये शायद मेरे ख्याल से ये AIMIM पार्टी शायद से ओवैसी जी की है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें भी मुस्लिम वर्ड आ रहा है। और हिंदू एकता आंदोलन पार्टी में हिंदू वर्ड आ रहा है। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक फ्रंट में क्रिश्चियन वर्ड आ रहा है। ये है सिख पार्टी में सिख वर्ड आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये कह रहे हैं गलत हैं। और भाटिया का मतलब मिस्टर गौरव भाटिया का ये कहना है कि ये जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन तरह के जो नाम है वो वायलेट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 को, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट भी जाते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है एक नोटिस को, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि इन तरह के कैंसिलेशन जो हमें करने पड़ेंगे रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज या फिर जो भी ऐसे रिलीजियस सिंबल्स को जो यूज़ करते हैं या नामों को रिलीजन के अपने नॉमेनक्लेचर में, तो सेंटर का इस चीज़ पे क्या कहना है या EC का इस चीज़ पे क्या कहना है, अपना आप प्लीज़ सजेशन दीजिए। ठीक है, तो ये बात हुई है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट एक एडिटोरियल, ये लास्ट है, इसको मैं फटाफट से कवर करने की कोशिश करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सी राजा मोहन, यू नो, व्हेन ही राइट्स फंडामेंटली ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा लिखते हैं और एक्चुअली में बहुत नुआंस्ड होता है और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होता है। ओके तो आपको पता है कि जो हमारे इंडिया के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो टोक्यो जाने वाले हैं इस हफ्ते। किसके लिए? क्योंकि 2+2 एक मीटिंग होने वाली है, जो किसके बीच में होती है? फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और दोनों कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में। तो इस मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए दोनों कंट्रीज के लिए सबसे कॉमन सिक्योरिटी कंसर्न है चाइना, इंडिया और जापान के दोनों के ही बीच में, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस कर रहा है, अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट में असर्टिवनेस को बढ़ा रहा है, जो दोनों इंडिया और चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया और जापान दोनों ने ही आज तक बोला है कि हम एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन चाहते हैं। हम क्वाड के भी दोनों मेंबर्स हैं, हम बायलेटरल सिक्योरिटी कॉपरेशन, लेकिन अगर देखें इन बातों के बावजूद हमारी बायलेटरल सिक्योरिटी कॉपरेशन इतनी डेवलप नहीं है। अगर हम कहते हैं कि चाइना हमारा एक कॉमन थ्रेट है या हमारा कॉमन सिक्योरिटी कंसर्न है, तो फिर कॉमन बायलेटरल सिक्योरिटी कॉपरेशन भी तो रखिए किसी इस तरह की, जो अभी तक नहीं कोई डेवलप हुई। तो मिस्टर सी राजा एक्चुअली होप्स या एक्सपेक्ट्स कि ये जो 2+2 वाली जो मीटिंग है इसमें शायद हम ऐसा कुछ देखें। ओके अगर हम बात करें कि ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस तरह के किसी देखिए सबसे ज़्यादा इन्होंने ये कहा है कि इंडियन साइड के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जो टोक्यो, आपको पता है टोक्यो अब अपने आप को अपनी डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ा रहा है, डिफेंस स्पेंडिंग को, एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहा है, GDP की बहुत कुछ करनी शुरू हो रहा है चाइना की वजह से, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है ना। तो सी राजा मोहन जी कहते हैं कि इंडियन साइड के लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि ये जो नए प्लान्स हैं उनके वो क्या हैं, खुद की मिलिट्री स्ट्रैटेजी को चेंज करने के लिए या ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, हम दोनों मिलके जो नया हेजमनिज्म आ रहा है इंडो पैसिफिक एरिया में, जो चाइना का हेजमनी आ रही है, उसको हम दोनों मिलके रोक सकें। तो हमको पता चल जाएगा, हम एक्ट कर पाएंगे साथ में। तो जैसे कि हिमालयाज में अगर हम देख रहे हैं वो LAC स्टैंड ऑफ चल रहा है हमारा, वैसे ही आप देख सकते हैं वेस्टर्न पैसिफिक में भी जापान के भी बहुत सारे जो सुंकुकू आइलैंड्स, अगर आपको पता होगा, ये सब जो आइलैंड्स है वो क्लेम वैसे वैसे है जापान के, लेकिन क्लेम कौन करता है? चाइना। वहाँ पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट इनका भी चल रहा है। तो ये सारी बातें, और जापान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक तो जो बीजिंग अपने यूनिलैटरली टेरिटोरियल स्टेटस को ख़राब कर देता है उसकी वजह से, फिर रशियन इन्वेजन जो UK का हुआ है, तो चाइना ने क्या किया है, और जो चाइना ताइवान में कर रहा है अब, फिर और चाइना और रशिया ने जो बियॉन्ड लिमिट्स अपनी फ्रेंडशिप को एक्सटेंड कर दिया है, अलायंस विदाउट लिमिट्स। तो एक काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है उस कंट्री के ऊपर जिसने World War II के बाद एकदम पीस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था कि हम इन तरह की चीज़ों को नहीं मिलिट्री उसमें पार्ट लेंगे। पर अब क्या करें, जीना तो उनको भी है, सिक्योरिटी तो उनको भी अपनी मेंटेन करनी है, जनता तो उनकी भी ये डिमांड करती है। ओके नाउ यही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि नई क्या स्ट्रैटेजी है। जापान की जो नई स्ट्रैटेजी है वो चाइना से कोप अप करने के लिए 3 ब्रॉड एलिमेंट्स पे काम करती है। पहला कि वो जापान की डिप्लोमेसी को रीओरिएंट करे, दूसरा वो अपनी नेशनल कैपेबिलिटीज़ को, ताकि वो एग्रेशन को डिटर कर सके, उसको एनहांस करे, तीसरा कि वो अपनी डिफेंस पार्टनरशिप जो इंडो पैसिफिक में है जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसको इन्हांस करना शुरू करे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिखी है। और
The Japanese PM है Fumio Kishida. Now he also talked about new realism diplomacy that he is going to take up, okay, which will allow Japan to meet the new security challenges through pragmatism and firmness. ओके तो ये चीज़ तो डिप्लोमेसी वाली तो यहाँ पे कवर हो गई, क्योंकि जापानीज पीएम से ही हमें पता चल गया कि एक रियलिज्म डिप्लोमेसी आने वाली है, ये वर्ड आप याद रख सकते हैं। सेकंड जो है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अब हम ये देखते हैं ये नेशनल कैपेबिलिटीज कैसे एनहांस करेंगे। तो काफ़ी कमिटमेंट इन्होंने दी है कि हम फंडामेंटली री करेंगे जापान की डिफेंस कैपेबिलिटीज को अगले 5 साल में। इनफैक्ट कहीं लोग कह रहे हैं कि जीडीपी का 2% वो अब देना शुरू कर देंगे डिफेंस एक्सपेंडिचर में, विच इज़ ह्यूज, क्योंकि जापान खुद में ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारे पूरे वर्ल्ड की। तो उनका 1% जब उनका $40 बिलियन स्पेंडिंग हो जाती है डिफेंस पे, तो 2% तो सोचिए कितनी हो जाएगी। और काफ़ी, अगर जापान ऐसा, अभी हम देखें तो जापान इज एक्चुअली 9th लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर इन द वर्ल्ड, लेकिन अगर वो 2% ऑफ जीडीपी लगाना शुरू कर देंगे तो वो शायद 3rd नंबर पे आ जाएगा यूएस और चाइना के बाद डिफेंस स्पेंडिंग की वैल्यू टर्म्स में। ओके तो यही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है, जो काफ़ी ज़रूरत है दोनों चाइना और नॉर्थ कोरिया के साथ डील करने के लिए इंडो पैसिफिक में, अगर हम देखें। और देखिए जापान के पास अभी तक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं है, वो भी वो काफ़ी यूएसए के, वैसे वो चाहता तो यूएसए से ले सकता है, पर यूएसए ट्रीटी बाउंड है, ट्रीटी ऑब्लिगेशन है उसकी रशिया के साथ, आपको पता है ये है ना, आईएनएफ ट्रीटी के वगैरह के बारे में आपको पता होगा। तो वो रशिया और यूएसए दोनों ही इन तरह की लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं बना सकते और प्रॉस्पर या प्रोलिफरेट नहीं कर सकते, इसीलिए वो अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स खुद डेवलप करने की कोशिश करेगा। और यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अब कई लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि जापान अपने पीस कॉन्स्टिट्यूशन से डेविएट कर रहा है और ये सब वगैरह, लेकिन क्योंकि देखिए अब बहुत लेकिन फिर कुछ सेक्शन ये कहते हैं कि ऐसी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ हैं ये, तो कोई हम देखिए आपको पता है क्या है कि अभी चलिए एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट आएगी, मैं आपको तभी बताऊंगी। अब 3rd एलिमेंट अगर हम बात करें जापानीज की जो नई स्ट्रैटेजी है उसका, वो है कि वो इंडो पैसिफिक में डिफेंस पार्टनरशिप्स जैसे इंडिया वगैरह जैसे करें, ठीक है। यही सब कुछ टोक्यो अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ करने की कोशिश कर रहा है। अब इंडिया मिल रही है तो उसको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, जैसे वो अपनी डिफेंस अरेंजमेंट्स फ्रांस और यूके के साथ भी बढ़ा रहा है इनफैक्ट, ठीक है। और देखिए सबसे पहली एक्विजिशन पता कहाँ से आई है? चाइना से, कि जापान अबैंडन कर रहा है अपना ट्रेडिशनल पैसिफिस्ट पाथ को। देखिए ग्लोबल टाइम्स जो चाइनीज मैगजीन है या फिर न्यूज़पेपर है, उसमें लिखा था वंस द पेंडोराज बॉक्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग जापान्स मिलिट्री पावर इज ओपन द कॉन्सिक्वेंसेज वुड बी अनइमेजिनेबल एंड पोज अ सीवियर थ्रेट टू रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। पर कर कौन रहे हो? आप ही तो कर रहे हो। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। इनका ये कहना है कि जापान अगर आज तक अपनी जो गिल्ट में जो वो जापानीज इंपीरियलिज्म की वजह तक अड़ा हुआ है, तो इंडिया आज तक नॉन अलाइनमेंट की वजह से अपने गिल्ट में रहता है कि हम नॉन अलाइनमेंट हमारा पहला पाथ था, हम उसे डेविएट नहीं कर सकते। दोनों को ही थोड़ा सा रीअलाइन करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।